नाउ वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट के एज के साथ साथ इसके अंदर क्या चेंजेस आएंगी। अब हार्ट का ना हमारे पास एक रिदम होता है, अगर वो रिदम डिस्टर्ब हो जाए तो उसको हम कहते हैं एरिदमिया या फिर डिसरिदमिया, जिसमें अब नॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या बताया हमें कि रिदम हमारा प्रोड्यूस कैसे होता है। यहाँ तो उन्होंने बात कर दी ना कि एज के साथ साथ हमारा हार्ट कंडक्शन का सिस्टम चेंज होगा, इरेगुलरिटी आ जाएगी। ठीक है, चेंज होगा सच दैट फ्रीक्वेंसी एंड रेगुलरिटी ऑफ कार्डिक इम्पल्सेस में बिकम नॉर्मल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में और रेगुलरिटी ऑफ कार्डिक इम्पल्स में एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी, विच इज़ नोन एज डिसरिथमिया एंड एरिथमिया। अब कार्डियक कंडक्शन इज अफेक्टेड, कंडक्शन अफेक्टेड कैसे होगी? बाय डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पेसमेकर सेल्स। अब पेसमेकर सेल्स हमारे पास कौन से सेल्स होते हैं जिन्होंने कार्डियक रिदम को जनरेट करना होता है, विच इज़ प्राइमरीली हमारे पास ऐसे नोड आता है, उसके बाद हमारा एवी नोड आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बंडल ऑफ ह्यूज और एक्सेट्रा आते हैं पेसमेकर सेल्स। ठीक है, अब हमारे पास ये जो पेसमेकर सेल्स हैं ना, ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। अब बाय द एज ऑफ 60 की अगर हम बात करें तो 60 में हमारे पास मेजर फॉल आउट होता है ऑफ डिक्रीज इन नंबर ऑफ पेसमेकर सेल्स इन SA node which is primarily responsible for generating the rhythm of the heart। लेकिन जब 60 के बाद 75 एज में आते हैं तो 10% ऑफ सेल जो होते हैं ना वो ख़त्म हो चुके होते हैं, डिक्रीज आ चुके होते हैं जब हम वो अडल्ट एज में होते हैं। ठीक है, लेस ट्रॉमेटिक वेस्कुलर डिजीज इज नोटेड। ऐसे नोट पे तो हमने कहा मेजरली आएगा, लेकिन AV नोट पे और बंडल ऑफ हीज पे लेस ट्रॉमेटिक आएगा। अफेक्टेड तो वो भी होंगे, नंबर तो उनका भी डिक्रीज़ होगा लेकिन वो लेस होंगे। अब एक चीज़ नहीं हमारे पास अब नॉर्मल रिदम क्रिएट करेगी, डिफरेंट एलिमेंट्स हमारे पास कंबाइन होंगे जो कि अब नॉर्मल रिदम प्रोड्यूस करेंगे। अब उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, ऑल्दो दिस लो स्पेशलाइज्ड कंडक्शन इज़ मॉडरेट, यहाँ पे कंडक्शन को अफेक्ट किया मॉडरेट, लेकिन इसके साथ अगर दूसरे फैक्टर्स आ जाए सच एज फाइब्रोटिक चेंजेस शुरू हो जाएँ, ठीक है, तो वो हमारे पास वेयर कंडीशन में ले जाएंगे। फाइब्रोटिक चेंजेस हमारे पास क्या हो सकते हैं कि टिश्यू चेंजेस आ रहे हैं। अब टिश्यू में इलास्टिक और कोलेजन ज़्यादा हो गया। पिछले साल में हमने बात की थी कि कोलेजन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएंगी, स्टिफनेस हो जाएगी। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पे यही बात किया कि इलास्टिक और कोलेजिनस टिश्यू ज़्यादा हो जाएंगे विच अफेक्ट द कंडक्शन ऑफ द हार्ट। इसके बाद फाइब्रस इनफिल्ट्रेशन हो जाएगी ऑफ बंडल ऑफ हिज एंड बंडल ब्रांचेस इज कॉमन, फाइब्रस इनफिल्ट्रेशन। उसके बाद है अ वेरिएबल डिग्री ऑफ कैल्सिफिकेशन शुरू हो जाएगी ऑफ एओर्टा एंड मिट्रल एन्युलाई एंड द सेंट्रल फाइब्रस बॉडी एंड सुमित ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। इन जगह पे हमारे पास कैल्सिफिकेशन होनी है। क्या क्या होना है, इलास्टिन एंड कोलेजन की डेपोजिशन होना शुरू हो जाएगी, फाइब्रस इनफिल्ट्रेशन प्लस कैल्सिफिकेशन एट दिस साइड्स। देन अब हमारे पास फैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी अराउंड द SA नोड। ये हमारे पास SA नोड था, इसके अराउंड हमारे पास फैट की लेयर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, विच विल कंप्लीट और पार्शल सेपरेट द नोड फ्रॉम द एट्रियल मस्कुलेचर। अब ये जो फैट की जो लेयर है ना वो सेपरेट कर देगी एट्रियल मस्कुलेचर से नोड को। ठीक है, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एट्रियल मस्कुलेचर प्रेजेंट और यहाँ पे फैट आ गया तो ये इसने कंप्लीट या पार्शल इसको सेपरेट कर देना है। और दिस अकरेंस इन एक्सट्रीम केसेस, और अगर एक्सट्रीम फैट की डेपोजिशन हो जाए ना तो इट विल लेड टू 6 साइनस सिंड्रोम। ठीक है, फैट एक्यूमुलेशन विल लेड टू द 6 साइनस सिंड्रोम। अब सिंस 6 साइनस सिंड्रोम में हमारे पास क्या होगा कि बिकॉज ऑफ दिस प्रोक्सिमिटी टू दिस स्ट्रक्चर्स, इसके प्रोक्सिमल हमारे पास क्या क्या है SA नोड के, AV नोड, AV बंडल, बाइफर्केशन, प्रोक्सिमल लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस है हमारे पास, ये भी डेमोन्स्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगी इन 6 साइनस सिंड्रोम के अंदर। और ये 6 साइनस सिंड्रोम जब इन सारों को डैमेज कर देगा और डिस्ट्रॉय कर देगा तो ये लीड करेगा इनटू द प्राइमरी आइडियोपैथिक ब्लॉक ऑफ द हार्ट। ठीक है, हार्ट ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद ECG चेंजेस। अब जब हम एक ओल्डर एज की ECG करवाते हैं ना तो वो एबनॉर्मल होगी, चेंजेस आएंगे उसके अंदर फ्रॉम द नॉर्मल। अब उसके हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, PR वेव होती है, QT वेव होती है, ST सेगमेंट, ठीक है, T वेव, इसके अलावा हमारे पास PR इंटरवल, ये सब कुछ हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ ECG हैं। अब PR और QT पे क्या इंटरवल्स पे क्या होगा, इंक्रीज़ आएगा, ये इंटरवल्स इंक्रीज़ करेंगे। क्यों? ड्यू टू कंडक्शन डिले हो रही है ना, क्योंकि ऐसे नोड प्रॉपरली काम नहीं कर रहा
उसने कंडक्शन करानी थी ना, सिग्नल्स भेजने थे, वो सिग्नल भेजा, कंडक्शन डिले हो जाएगी जिसकी वजह से इंटरवल इंक्रीज़ हो जाएंगे। द कंडक्शन टाइम फ्रॉम बंडल ऑफ हीज टू द वेंट्रिकल इज़ नॉट एल्टर्ड। यहाँ उन्होंने कहा है कि हमारे पास कंडक्शन डिले होनी है, ठीक है, ऐसे नोड से लेकर बंडल ऑफ हीज तक हमारे पास कंडक्शन डिले होगी जिसकी वजह से पी आर और क्यू टी इंटरवल इंक्रीज़ हो गया, लेकिन बंडल ऑफ हीज से वेंट्रिकल तक अल्टर नहीं होगी, वहाँ तक हमारे पास यहाँ तो वो लेस अफेक्ट करेगी, यहाँ पे चेंज नहीं होगी। अब क्यू आर एस एक्सिस के हमारे पास क्या होगा, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा विद एडवांटेज, और एस टी सेगमेंट फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, फ्लैटनिंग ऑफ एस टी सेगमेंट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ टी वेव डिमिनिश, टी वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इम्पैक्ट क्या है इसका कि 50% में उन्होंने कहा कि जो 50% ऑफ पॉपुलेशन थी ना, ओल्डर पॉपुलेशन, उनके अंदर एट रेस्ट में भी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन डिले थी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन एबनॉर्मल थी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब वो फिज़िकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो वो मेजर इफेक्ट डालेंगे और मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ द हार्ट एंड रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट, ठीक है। रेस्ट पे ही उनका एबनॉर्मल है, तो जब वो एक्टिविटी करेंगे तो फिर तो कंसिडरेबल इफेक्ट आएगा ना। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे समराइज़ किया है कि अब इन सब की वजह से क्या होगा, हार्ट की पंपिंग लेस एफिशिएंट हो जाएगी। क्यों लेस एफिशिएंट होगा, क्योंकि जो वॉल्व्स थे और वेंट्रिकल्स थे, वॉल्व्स और वेंट्रिकल दोनों की इंटेग्रिटी चेंज हुई है, दोनों में चेंजेस आई हैं, वेंट्रिकल जैसे थिक हो गया, वॉल्व्स इनकॉम्पिटेंस हो गए। उसके बाद एनाटॉमिकल चेंजेस भी आएंगे और फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आएंगे इन बोथ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। और जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है एट रेस्ट वो डिक्रीज़ हो जाएगी, कैपेसिटी फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की कैपेसिटी कम हो गई है लेकिन डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे ही जब हम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, हमारी बॉडी को डिमांड ज़्यादा होती है और कैपेसिटी कम हो जाती है ओल्डर एज में। देयरफॉर इसीलिए जो ओल्डर इंडिविजुअल है वो जल्दी थक जाते हैं क्योंकि अंदर ऑक्सीजन कैपेसिटी कम है, मिनिमल एक्सर्शन के साथ ही वो थक जाते हैं और ज़्यादा देर तक एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर सकते। फंक्शनल कैपेसिटी, उनकी जो फंक्शनल कैपेसिटी ऑब्वियसली वो भी कम होगी, ब्रिंगिंग द ओल्डर इंडिविजुअल क्लोजर टू मिनिमम क्राइटेरिया, और इसका मतलब है कि वो मिनिमम फंक्शनिंग परफॉर्म कर सकेंगे, वो थोड़ा सा काम करके थक जाएंगे।